दोस्तों स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। पुनः एक बार आज हम सभी जो है सीटेट के सीबीएसई द्वारा आयोजित प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर को आपको लेकर सामने आए हुए हैं। ये पेपर जो है वो 3 जनवरी 2022 का पेपर है। जो टाइम का ड्यूरेशन है आपका जो है वो 150 क्वेश्चन होते हैं और टोटल मार्क जो होता है 150 का ही होता है। लेकिन यहाँ पर हम जो है सीटीपी के कुछ क्वेश्चन को करने वाले हैं। यहाँ पर सीटीपी के जो क्वेश्चन होंगे वो नंबर्स में 13 क्वेश्चन होंगे और इन 300 क्वेश्चन को हम आसानी से जो है आपके सामने रखेंगे और एक एक क्वेश्चंस को बाकायदे डिस्कस करके हम सारे क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ देखते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया है। तो समकालीन विचारधारा के अनुसार बालक के विकास की प्रक्रिया कौन सी है। ऑप्शन आपका एक है सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा है बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भ में पलते बढ़ते हैं। तीसरा है का पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है यद्यपि विकास सभी के एक दिशात्मक होता है, सिर्फ माता पिता के प्राप्त अनुमानित गुणों द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। कह रहा है कि समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बालक के विकास की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जो है आपके ऑप्शन नंबर जो सेकंड कर रहे हैं विकास की जो प्रक्रिया होती है वो बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते हैं, वो बिल्कुल क्या कर रहे हैं आपका सही आंसर कर रहे हैं। आइए आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विकास का सिद्धांत है गामक कौशल का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। ये कौन सा विकास है, घुमावदार है, विशिष्टता है, अधोगामी है या शीर्षगामी। बताइएगा कि जो विकास का जो सिद्धांत है इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है, यानी सेंटर से जो है वो बाहर की तरफ जाता है। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर जो थर्ड है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो जितने लोग जो है दूसरे क्वेश्चन का आंसर नंबर थर्ड कर रहे थे वो बिल्कुल क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको समझेंगे और करेंगे। विकास की किस अवस्था में बच्चे काल्पनिकता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। पहला है शैशवावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में। तो इसका सही आंसर दीजिएगा। जितने भी लोग जो है ऑप्शन नंबर जो है आपका सेकंड दे रहे हैं वो सभी लोग जो है क्या है, सही आंसर दे रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण का द्वितीयक संस्थाएँ हैं। तो बच्चों के समाजीकरण की जो द्वितीयक संस्थाएँ हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो परिवार है, मीडिया है, धार्मिक संस्थाएं या विद्यालय है। तो द्वितीयक संस्थान में देखिए परिवार जो होता है वो प्राइमरी जो है एजेंट होता है, बाकी मीडिया, धार्मिक संस्थान और विद्यालय जो होती हैं क्या होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। तो दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या है, आपका राइट है। तो क्या देखते हैं दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन किसी में है। तो यहाँ पर जो है आपका जो है पहला, दूसरा और चौथा, फिर पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा और चौथा और पहला और चौथा। तो देखिए सब में पहला कर दिया है, अर्थात क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश में देख लेंगे, कहीं नॉट तो नहीं लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। तो ये क्वेश्चन जो है हमको लग रहा है इस क्वेश्चन पे 9 नंबर मिले होंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ त्रुटियाँ लग रही हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वैसे दूसरा, तीसरा और चौथा होगा क्योंकि यही 3 जो हैं वो क्या हैं आपके मीडिया, धार्मिक संस्थाएं और विद्यालय, ये सभी क्या हैं, ये हैं आपके द्वितीयक संस्थाएं हैं। जबकि जो परिवार है, परिवार जो है आपकी ये क्या है, आपकी प्राइमरी जो है एजेंट है। तो यहाँ पर ये दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ सीबीएसई ने सभी को 9 नंबर दिया है। तो आगे की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कह रहा है कि रुचि को 3 पेंसिल दिखाई जाती है। वह देखती है कि पेंसिल क पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ख पेंसिल ग से बड़ी है,
जब रुचि या निष्कर्ष निकालती है कि क ग से भी इससे बड़ी है तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है। तो देखिए जीन पियाजे के अनुसार देखिए क्रमबद्धता, संरक्षण और सकर्मक अनुमान और परिकल्पनात्मक अर्थात निगमनात्मक तर्क। तो जीन पियाजे जो हैं आपके, जो हमारे जीन पियाजे साहब हैं, उनके अनुसार जो है अगर देखा जाए जीन पियाजे के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो हमारी जो क्रमबद्धता है हमारी, वो किसी भी चीज़ को एक सीरीज में या एक क्रम में रखने पर जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है संरक्षण, तीसरा है सकर्मक अनुमान और चौथा है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो सीबीएसई ने क्या माना है, आपका सही माना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है वो क्या कहता है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर देंगे। कह रहा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक क्षण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है। यानी जो मूर्त अवस्था में जब बालक होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 7 से 11 साल का बच्चा जो है क्या कर पाने के योग्य होता है। तो बताइएगा, पहला ऑप्शन है प्रतिवर्तन, दूसरा ऑप्शन है परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन, तीसरा है अमूर्त चिंतन और चौथा है प्रतिज्ञापिक चिंतन। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर जो है आपका फर्स्ट जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अर्थात रिवर्सिबल जो थॉट होते हैं वो बच्चे में क्या हो जाते हैं, करने योग्य हो जो है बच्चा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि लॉरेंस कोलबर्ग का कौन सा चरण दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो लॉरेंस कोलबर्ग ने टोटल जो है आपके जो है 3 चरण जो है आपके दिए हैं, पारंपरिक चरण, पूर्व पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। यहाँ पर जो दूसरा है ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल क्या है आपका सही है, क्योंकि अपारंपरिक चरण जो है लॉरेंस कोलबर्ग के चरण में कोई ऐसा चरण नहीं है और जो शामिल नहीं है वही क्या है आपका सही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। पहला, सामाजिक संदर्भ पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना। दूसरा, विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना। तीसरा, अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना। चौथा, आवश्यकता अनुसार पाठ का प्रयोग करना। तो बताइएगा इसका जो है सही आंसर जो है आपका क्या होगा। इसका जो सही आंसर आप लोग जल्द से जल्द बताइएगा। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जो है जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा कि अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का जो है क्या करना, तो इस्तेमाल करना। ये क्या है आपका बिल्कुल जो है आपका क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द लिखा था किसके प्रयोग से क्या करना चाहिए, तो बचना चाहिए। तो हमें मानकीकृत परीक्षाओं के इस्तेमाल से क्या होना चाहिए, तो बचना चाहिए। इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 लेव वाइगोत्स्की से है। लेव वाइगोत्स्की अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है। सहकर्मी सहयोग से सांस्कृतिक पणों का अहस्तक्षेप, रटकर याद करने पर बल, गैर संबंधित पाठ्यक्रम पर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बताइएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट जो है, तो सहकर्मी सहयोग जो होता है, जब भी आपकी सहयोग की बात होगी या फिर जो है ग्रुप में कोई कार्य होगा या सोशलाइजेशन का कोई प्रोसेस होगा या संस्कृति की बात होगी या भाषा की बात होगी, तो वहाँ हमारे लेव वाइगोत्स्की साहब जो है सबसे आपको आगे की तरफ मिलेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए। क्या कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे और सिर्फ अध्यापक को निर्देश देने चाहिए। दूसरा, अधिगम केवल कक्षा में ही होता है, कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन लग रहा है वो ज़्यादातर अच्छा लगता है, विद्यार्थी केवल ड्रिल और अभ्यासों के माध्यम से ही अधिक सार्थक सीख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड है
वो इस जो है क्वेश्चन के लिए बिल्कुल क्या कर लग रहा है, आपका सही लग रहा है, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी जो है अपने साथ जो है कुछ ना कुछ अनुभव लेकर आते हैं। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। तो इस क्वेश्चन का जो थर्ड आंसर है वो बिल्कुल क्या है, आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, आइए देखते हैं। किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो कई सारी बुद्धियों की बात कौन करता है, तो कई सारी बुद्धियों की बात जो है आपके हार्वर्ड गार्डनर जी करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो दूसरा होगा वो बिल्कुल क्या होगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार इन्होंने 8 प्रकार की जो होती है हमारे एनसीईआरटी में, बहुत से तो कई प्रकार की बुद्धियाँ दी इन्होंने, लेकिन एनसीईआरटी जो है 8 प्रकार की बुद्धियों को ही क्या करता है, फॉलो करता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, खिलौनों के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते हैं। यह किसका उदाहरण है? ये क्या है, किसका उदाहरण? जेंडर प्रासंगिकता का? नहीं। जेंडर भेदभाव का? बिल्कुल नहीं। जेंडर रूढ़िवादिता का? क्यों? तो ये एक रूढ़िवादी धारणा बन गई है कि लड़के जो होता है वो क्या करते हैं, लड़के जो होता है वो फुटबॉल या बॉल या क्रिकेट खेलते हैं और लड़कियां जो क्या होती हैं तो गुड़ियों से खेलती हैं। तो ये क्या है, एक रूढ़िवादिता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो थर्ड हो जाएगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। 13 क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक के प्रत्येक विद्यार्थियों के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है, तो इस प्रकार का मूल्यांकन को क्या कहेंगे? तो बताइएगा, इस प्रकार के मूल्यांकन को हम क्या कहेंगे? अगर बच्चे को लिखने में सहयोग देता है, प्रत्येक विद्यार्थियों को ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया की मान्यता देता है, तो इस प्रकार का जो मूल्यांकन होता है वो क्या होता है? तो आप आंसर बताइएगा कि इस प्रकार का जो मूल्यांकन होता है वो क्या होता है, आपका रचनात्मक मूल्यांकन होता है। क्योंकि यहाँ पर जो टीचर है वो पूरी तरह से बच्चों के प्रति जो है पूरी तरह से क्या है, जागरूक है। और जब कोई टीचर जो है इस तरह की जो है गतिविधियों को करता है तो वह टीचर जो होता है या टीचिंग की यह प्रणाली जो होती है वो क्या होती है, सबसे जो होती है वो क्या होती है, तो अच्छी होती है। तो यहाँ पर जो है आपका जो है क्वेश्चन का जो आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? एक बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को क्या होना चाहिए? पढ़िएगा। क्वेश्चन जो ऑप्शन 1 है, वार्तालाप के लिए मातृभाषा के उपयोग को निरुत्साहित करना चाहिए। देखिए, मातृभाषा को कभी भी आप निरुत्साहित नहीं कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ज़्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषाओं को ही स्वीकार करना चाहिए। क्यों? बाकी जो बच्चे हैं जो अलग अलग जो है समुदाय से आए हैं, अगर उन्हें हम प्राथमिकता नहीं देंगे तो फिर बच्चों का विकास कैसे हो पाएगा? तो ये भी ऑप्शन आपका गलत लग रहा है। भाषा की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद के अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए। अगला है, एक लक्ष्य भाषा जैसे कि अंग्रेजी को छोड़कर अन्य भाषाओं के उपयोग की उपेक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो सबसे सटीक आंसर इस क्वेश्चन के लिए लग रहा है वो ऑप्शन नंबर क्या लग रहा है, थर्ड लग रहा है। तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर जो 14 था, क्वेश्चन नंबर 14 का जो है ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके अनुसार जो शिक्षा है वो क्या होनी चाहिए? केवल पूर्व निर्धारित विषय पर केंद्रित होनी चाहिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होनी चाहिए। अगला, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर जो केवल शब्द है ये क्या है, निगेटिव शब्द है, इसलिए जो है पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पर सभी में दिया हुआ है, केवल पूर्व निर्धारित विषय या वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो सभी में दिया हुआ है, इसलिए पहला ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ केवल वर्ड दिया हुआ है तो ये तो आपको निगेटिव लग रहा है, तो यहाँ पर जो है दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन होना चाहिए, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पहला दिया है, तो यहाँ पर जो है आपको 9 मार्क जो है आंसर जो है, जब आंसर की आई होगी उसमें 9 मार्क मिला होगा, क्योंकि
ये क्वेश्चन में जो है ये जो सब में फर्स्ट दे दिया है, इसलिए इसमें सभी को जो है समान नंबर मिले होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ही पूरा क्या हो गया, गलत हो गया। वैसे नहीं तो देखा जाए तो पहला ऑप्शन क्या था, गलत था, और जब पहला ऑप्शन गलत है और सभी को शामिल उसमें कर दिया है तो सभी को समान नंबर मिले होंगे। पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका को हमेशा अपनी पसंद की कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य कैसा है? पाठ्यक्रम पूरा करने के न्यायोचित है। दूसरा, यह दर्शाता है कि शिक्षिका में अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है। तीसरा, विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है। तीसरा, सभी विद्यार्थियों के समान सम्मिलन की सुनिश्चित करने में प्रभावशाली होगा। देखिए, सबसे ज़्यादा जहाँ एक्टिव होगा बच्चा वही ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। और यहाँ जो ऑप्शन नंबर जो 4 है, यहाँ पर बच्चा जो है पूरी तरफ से क्या है, आपका एक्टिव है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका सही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है क्या है, यहाँ पर आपका जो है सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। आइए ले चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, कह रहा है गुणज वैकल्य। गुणज वैकल्य का मतलब है जिसको क्या है, आपकी डिस्कैलकुलिया है, ऐसे व्यक्ति जिसको डिस्कैलकुलिया है से जूझते छात्र के समावेशानुति निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। तो बताइएगा, इन सारे ऑप्शंस को पढ़िए और पढ़ के बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल जो है आपका एप्रोप्रिएट होगा। जो गुणज वैफल्य जो बच्चा है उसमें कौन सी दिक्कतें आएंगी। पहला है कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त समय बाध्यता निश्चित करना। दूसरा, विद्यार्थियों को दृश्य आधारित परिकलन, कैलकुलेटर और गणित संबंधी परियोजना को उपलब्ध कराना। पाठ्यशय में मजबूत प्रसंगोचित जानकारी को ढकने या फिर निष्प्रभ करने के लिए अति उपयुक्त विषय से जोड़ देना। विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए सिर्फ मानकीकृत प्रश्नों का इस्तेमाल, मानकीकृत वर्ड ऐसे ही गलत हो गया। सिर्फ मौजूदा प्रासंगिक जानकारी के लिए करना, ये भी गलत हो गया। कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त समय का बाध्यता निश्चित करना, ये भी गलत हो गया, क्योंकि गुणज वैकल्य है तो उससे जो है कैसी विधि से उसको पढ़ाना चाहिए, ऐसी विधि यूज करना चाहिए जिसमें बच्चा जो है विद्यार्थियों को दृश्य आधारित परिकलन जैसे कैलकुलेटर, गणित संबंधित परियोजनाओं को उपलब्ध कराएंगे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। एक दृष्टिबाधित बाल वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं है। जो बच्चा देखने में असमर्थ है उसके लिए कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं है। स्पर्शिक ग्लोब, देखो टच और फील के जो टेक्टाइल मटेरियल होते हैं बिल्कुल दृष्टिबाधितों के लिए सही होते हैं। छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें, देखिए एक तो बच्चा को दिखता नहीं है, उस ऊपर से छोटे अक्षर वाले पुस्तकों दे देंगे तो उसको क्या होगा, एक तो दिखता नहीं, ऊपर से और छोटे अक्षर दे दीजिए ताकि उसको और न दिखे। दृश्य पठन सॉफ्टवेयर, देखिए यहाँ पे दृश्य पट एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो दृष्टिबाधितों के लिए आता है। ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें, ब्रेल लिपि जो होती है लुईस ब्रेल इसके प्रतिपादक थे। 6 बिंदुओं पर आधारित होती है ये, और इसे टच और फील करके बच्चे इसमें जो है पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या लग रहा है, आपका बिल्कुल राइट लग रहा है कि छोटे वाली पुस्तकों को जो है हमें लाभदायक नहीं होगी, क्योंकि बच्चा जो है दृष्टिबाधित है और उसको छोटे आकार की पुस्तकें देंगे तो उसको पढ़ने में और कठिनाई होगी। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल जो है कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन हैं, इनको ध्यान से पढ़ेंगे और करने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है, भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ स्वर्ण पुस्तकें भी उपलब्ध करानी चाहिए, क्योंकि तर्क दे रहा है प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जैसे कि पठन विकारों से जूझते विद्यार्थी। ठीक है, अब इसमें जो है आपको बताना है कि जो है ए जो है वो सही है या फिर आर सही है या फिर दोनों सही हैं, और अगर ये दोनों सही हैं तो क्या ए जो है वो आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो ध्यान से पढ़िएगा। भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ स्वर्ण पुस्तकें भी उपलब्ध करानी चाहिए। लिखने के साथ साथ जो है उसको स्वर्ण पुस्तकें इस तरह की जो है कुछ सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए। तो बात तो सही लग रही है, क्योंकि जब भी तर्क देखे तो वहाँ पे कोई को जोड़िए, क्योंकि प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो बात तो दोनों ही सही लग रही है। तो बात दोनों सही, यानी ए और आर दोनों सही हैं, और यहाँ आर जो है ए की जो है पूरी तरह से क्या करता है, तो व्याख्या करता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है।
20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ध्यान समझेंगे। एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे। एक ऐसा बालक है जो क्या है, सृजनात्मक है, तो उसके अंदर कौन कौन से गुण मौजूद होंगे, इसको हमको ध्यान से समझना है। अब सारी चिंतन करेगा, अभिसारी चिंतन वाला होगा, अमूर्त चिंतन की योग्यता होगा, या नवीन आमुख उत्पाद की योग्यता होगा। देखिए, अब सारी चिंतन तो अच्छी चीज़ है, लेकिन अभिसारी चिंतन क्या है, आपकी गलत है। तो दूसरा ऑप्शन किस किस में गलत है, ये पहले देख लीजिए। दूसरा इसमें भी है, दूसरा इसमें भी है, ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। अब बचा दूसरा इसमें भी है, तो क्या क्या बचा, पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल क्या है, आपके राइट हैं। तो आप ऑप्शन के थ्रू भी परीक्षा में अपने समय को बचा सकते हैं। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल जो है राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। 20 नंबर क्वेश्चन का जो तीसरा ऑप्शन था वो बिल्कुल क्या था, आपका राइट था। आइए 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन भी कथन और निष्कर्ष वाला है, ठीक है। कक्षा के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। बात तो सही है, क्योंकि एक कक्षा में बच्चों की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल के द्वारा सही और पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ये भी बात सही है, यानी ए और आर जो हैं वो क्या हैं, आपकी बिल्कुल सही हैं, ठीक है। ए और आर तो हाँ बिल्कुल सही हैं, और आर ए की जो है सही व्याख्या करता भी है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, पहला आपका बिल्कुल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्र जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। इस क्रिया में अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है। तो सबसे पहले क्या कर रही है, पहले उदाहरण प्रस्तुत करती है, इसके बाद नियम बताती है। तो देखिए, एक होता है निगमन विधि, यानी सबसे पहले नियम बताएंगे और फिर जो है उदाहरण देंगे। एक होता है आगमन विधि, आगमनात्मक। आगमन विधि में पहले उदाहरण देंगे और फिर जो है आपको नियम बताएंगे। तो इसमें जो टीचर ने उसने क्या किया, पहले उदाहरण दिया और फिर नियम को बताया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो है वो दूसरा जो है सही होने के चांसेस बनते हैं, लेकिन फिर भी आगे भी ऑप्शन पड़ेंगे। अनुकरणात्मक विधि, अनुकरण यानी नकल करके, ये होगा नहीं। प्रतिस्पर्धात्मक, यानी यहाँ पर जो है प्रतियोगिता नहीं हो रही है। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो 22 का जो है ऑप्शन नंबर जो सेकंड था वो क्या था, बिल्कुल आपका राइट था। 23 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और उसको करने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है, किसी नियम में विद्यार्थियों की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। किसी नियमन में विद्यार्थियों की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, स्वयं ही कठोर और अटल नियमों का निर्धारण करना चाहिए। देखिए, कठोरता नहीं लानी है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावक से बार बार शिकायत करनी चाहिए, नहीं, इससे बालक पर गलत इफेक्ट पड़ेगा। बार बार अभिभावक शिकायत करेंगे तो बालक नहीं सीखेगा। फिर मापदंडों का पालन न करने पर विद्यार्थियों को, ठीक है, भर्त्सना करनी चाहिए, उनकी निंदा करनी चाहिए। निंदा भी नहीं कर सकते बालक की। मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता क्या करनी चाहिए, जो है सहभागिता करनी चाहिए। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका वो क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल जो है आपका जो है राइट हो जाएगा। चलते चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, वह विकल्प चुनिए जो संदर्भों का सही चुनाव करता है, जिसमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है, खेल कूद में हो पाता है, घर में हो पाता है, कक्षा में। तो इस तरह से बच्चे जो है मैदान में भी सीखते हैं, घर में भी सीखते हैं और कक्षा में सीखते हैं, यानी बच्चे हर जगह सीखते हैं। अर्थात पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, आपके बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 25 है उसको क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन 25 क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों के समस्या समाधान कौशल के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है। यहाँ पर देखिए नहीं है, कान बिल्कुल खड़े कर लेना है और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव है, पूछा है नेगेटिव। समस्या को हल करने के लिए छात्रों के विचार मंथन एवं विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन हमने पूछा है नेगेटिव।
समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार के शिक्षण सामग्री प्रदान करना। ठीक है, हर समस्या के लिए एक ही जैसे पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया का इस्तेमाल करना। देखिए, एक ही तरह की प्रक्रिया का इस्तेमाल करना क्या होता है आपका गलत होता है। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा। आइए ले चलते हैं आपको 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है। पहला है ऑप्शन अधिगम की प्रक्रिया में अधिगम कर्ता निष्क्रिय होते हैं। अधिगम की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो अधिगम करता है वो निष्क्रिय होते हैं। नहीं, ऐसा होगा तो फिर बच्चा सीखेगा कैसे जो वो निष्क्रिय होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यंत्रवत याद करने पर अधिक महत्व देना, यंत्रवत याद करना भी गलत होता है। कक्षा में बच्चों के प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना है। देखिए, बच्चों को प्रोत्साहित करना है हमेशा, बच्चों को कभी हतोत्साहित नहीं करना है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, कक्षा कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभव का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाना चाहिए। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो 4 है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ जो है इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर 4 था कि निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है। पहला, त्रुटि अधिगम की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। बात तो सही है, अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटि करना एक लज्जाजनक कार्य नहीं, ये तो गलत है। ठीक है, ये तो अगर ये अवरोधक का कार्य करेगी, आगे फिर भी पढ़ेंगे। त्रुटियां अधिगम कर संकल्पना समझ में अंतरालों को जानकारी देती है। बात तो सही है, अधिगमकर्ता को डांट के भय के बिना त्रुटि करने के लिए मौका मिलना चाहिए। तो ये बात तो सारी सही है, लेकिन एक बात क्या है बिल्कुल आपकी गलत है। जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है यहाँ पर जो है गलत दे रखा है, और जो गलत दे रखा है वही हमारे लिए क्या है आपका सही है कि कौन सा अधिगम में अवरोध पैदा करता है। तो अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटि करना एक लज्जाजनक कार्य है, ये क्या है आपके अवरोध पैदा कर सकता है। तो 27 का क्वेश्चन नंबर जो आपका ऑप्शन नंबर जो 2 था वो बिल्कुल क्या है आपका राइट हो गया। 28 को क्वेश्चन नंबर को करेंगे और देखेंगे इसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। यानी जो मोटिवेशन है वो क्या है बाहर की तरफ है। अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अमन विभिन्न स्रोतों की सहायता लेता है। नगद और इनाम पाने हेतु रेना एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोत में से खोज करता है। देखो यहाँ पर क्या है सिर्फ इनाम पाने के लिए, तो यहाँ पे अभिप्रेरणा क्या है बाहर की तरफ है। फिर भी सितारा अपने स्व संतोषण के लिए अपने बड़ों से नियमित रूप से तौर पर प्रतिपुष्टि लेती है, तो ये तो इंट्रिंसिक है। अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि और क्षमताओं के बढ़ाने के लिए कुलमित क्रियाकलाप का नियमित रूप से अभ्यास करती है। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण कौन सा है, तो बाह्य अभिप्रेरणा का जो उदाहरण है वो आपका उदाहरण नंबर जो है आपका जो सेकंड है वो ये क्या है आपका बाह्य अभिप्रेरणा का क्या है उदाहरण है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो है क्या हो जाना चाहिए, तो आपका सही हो जाना चाहिए। तो 28 का जो है आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। तो जो तनाव है वो किसको प्रतियोगिता और संज्ञान को, संज्ञान और संवेग को, अनुमानसिकता और निष्पादन को, अनुमानसिकता और वातावरण को। तो देखिए जो तनाव होता है वो मस्तिष्क में आता है। मस्तिष्क का मतलब होता है कि जहाँ भी हमारा संज्ञान होगा वहीं पे हमारा जो है मस्तिष्क होगा। तो यहाँ पर संज्ञान और संवेग जो है यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सेकंड लग रहा है वो क्या है बिल्कुल आपका राइट लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि देखिए अगर आपके मस्तिष्क में अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो आपके संवेग भी क्या हो जाएंगे बिल्कुल ही विचलित हो जाएंगे। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर दूसरा था इस क्वेश्चन के लिए वो बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा कि विद्यार्थियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। उसके जो है कौन प्रभावित करता है संज्ञान और संवेग करता है। इस सेक्शन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम आज करने वाले हैं और फिर आप लोग बताइएगा आप इनमें से आप लोगों के कितने क्वेश्चन जो है सही हुए हैं। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः किसी शिक्षक निर्देशित हो, सहपाठियों द्वारा निर्देशित हो, पाठ्यपुस्तक में स्वनिर्देशित हो। देखिए अधिगम सबसे ज़्यादा जो है प्रभावशाली कब होगा जब वो जो है खुद सेल्फ जो है वो डायरेक्टेड हो, तो वो सबसे ज़्यादा क्या होगा आपका प्रभावशाली होगा। ठीक है, तो
तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा कि अधिगम अधिक सार्थक प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः जो है स्वनिर्देशित हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने CDP के जो है 30 क्वेश्चंस जो है के जो सीरीज जो है वो कंप्लीट कर लिया है बिल्कुल। और बताइएगा कि आपके 30 जो है क्वेश्चंस में आउट ऑफ 30 में से आपके कितने क्वेश्चन जो है आपका सही हुए हैं। तो बताइएगा आप सभी कि आपने कितने क्वेश्चन इसमें सही किए हैं। और बाकी अगर सेशन पसंद आया हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट में जो है अपने विचार जो है ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।